मलाला यूसुफज़ई एक नाम जो दुनिया के हर कोने में तालीम की एडवोकेट के तौर पर जाना जाता है। नोबेल पीस प्राइज जीतने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र शख्सियत होने का लक़ब हो या लड़कियों की तालीम के लिए उसका बुलंद अज़म, मलाला एक मिसाल बन चुकी है। लेकिन जितना वो दुनिया भर में मकबूल है, उतनी ही मुख्तलिफ राहें पाकिस्तान में उसके बारे में मिलती हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो उसको हीरो मानते हैं, एक ऐसी लड़की जो अपने हक के लिए खड़ी हुई, गोली का सामना किया और फिर भी पीछे नहीं हटी, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो उसे वेस्टर्न एजेंट के तौर पर देखते हैं, एक मीडिया का प्रोडक्ट जो पाकिस्तान की नेगेटिव इमेज दुनिया के सामने पेश करता है। लेकिन असल सच क्या है? क्या मलाला वाकई एक तालीम की मिसाल है या एक एजेंडा का हिस्सा? उस पर हुई तनकीद, उसके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और उसका तालीम के लिए ग्लोबल मिशन, सब कुछ एक ही शख्सियत के गिर्द क्यों घूमता है? आज के इस डिटेल एनालिसिस में हम इस बात का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। मलाला का बैकग्राउंड, उस पर हुई तालिबान की साजिश और उसकी कहानी का पाकिस्तान और दुनिया पर क्या असर हुआ, ये सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंगेजिंग सफर को। मलाला यूसुफज़ई की कहानी समझने के लिए हमें पहले उसका बैकग्राउंड और अपब्रिंगिंग समझनी पड़ेगी। मलाला 12 जुलाई 1997 को पाकिस्तान के खूबसूरत मगर मसाइल से ग्रस्त इलाके सवात वैली के एक छोटे से गांव मिंगोरा में पैदा हुई। सवात, जो कभी स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट कहलाया जाता था, तब एक पुरअमन इलाका था, लेकिन धीरे धीरे तालिबान के तासुरात और उनकी हार्ड लाइन आइडियोलॉजी का शिकार होने लगा। मलाला की फैमिली एक तालीम परस्त और प्रोग्रेसिव फैमिली थी। उसके वालिद ज़ियाउद्दीन यूसुफज़ई एक टीचर और तालीम के एडवोकेट थे। ज़ियाउद्दीन ने सवात में एक प्राइवेट स्कूल बनाया था जहाँ लड़के और लड़कियों दोनों को तालीम दी जाती थी। ये उन दोनों में एक कॉमन बात थी, जब कंजर्वेटिव सोच के बावजूद लड़कियों की तालीम को माशरे में ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता था। ज़ियाउद्दीन ने मलाला की तालीमी परवरिश में बहुत अहम किरदार अदा किया। वो उसे अक्सर तालीम की अहमियत के बारे में बताते थे और उसके अंदर लीडरशिप के जज्बात को बढ़ाते थे। मलाला का नाम भी अफगान पोइटेस मलालाई ऑफ माइवन के नाम पे रखा गया था, जो अपनी बहादुरी और आजादी के लिए मशहूर थी। ये नाम ही एक मिसाल था कि मलाला के वालिद उसे एक बहादुर और एम्पावर्ड शख्सियत देखना चाहते थे। बचपन में ही मलाला ने अपने वालिद को स्कूल में पढ़ाई करना शुरू कर दी थी। उसका शौक तालीम तक महदूद नहीं था। वो स्कूल के बाद भी किताबें पढ़ना और नए कॉन्सेप्ट्स को समझना पसंद करती थी। लेकिन 2007 के बाद सवात का माहौल बदल गया। तालिबान का असर बढ़ने लगा और लड़कियों की तालीम को निशाना बनाया जाने लगा। उन्होंने सवात के कई स्कूल जला दिए और अनाउंस किया कि लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती। इस दौर में मलाला सिर्फ 11 साल की थी, मगर उसके अंदर एक हौसला था। जब बाकी लोग खौफ में चुप हो गए थे, मलाला ने खुद को एक मुख्तलिफ तरीके से सामने रखा। उसका मिशन सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि हर एक लड़की के लिए था जो तालीम का हक रखती थी। उसका सफर वहीं से शुरू होता है, एक मासूम सी लड़की से लेकर दुनिया भर में इंस्पिरेशन बनने तक। सवात वैली, जो कभी पाकिस्तान का एक खूबसूरत और अमन परस्त इलाका माना जाता था, 2007 के बाद एक बदलते हुए नए माहौल का शिकार हो गया। ये बदलाव तब आया जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इस इलाके में अपना असर बनाना शुरू किया। तालिबान ने सवात के इलाके में एक मिलिटेंट ग्रुप के तौर पर नहीं, बल्कि शरीयत के अपने वर्जन को इम्पोज करने वाले हुक्मरान के तौर पे अपने कदम को मजबूत किया। तालिबान के लीडर मुल्ला फजलुल्लाह, जो अपने रेडियो ब्रॉडकास्ट की वजह से रेडियो मुल्ला कहलाता था, उसने सवात के लोगों के जहन में अपना इन्फ्लुएंस जमाना शुरू किया। फजलुल्लाह ने लोगों को अपने एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज के जरिए कन्विंस करना शुरू किया। उसने कहा कि तालीम, खासकर लड़कियों की तालीम, इस्लाम के खिलाफ है। फजलुल्लाह की स्पीचेस में शरीयत के नाम खौफ और नफरत फैलाई गई और लोगों को ये समझाया गया कि तालीम घर के अंदर तक महदूद होनी चाहिए। 2008 तक तालिबान ने सवात के कई एरियाज में अपना कंट्रोल हासिल कर लिया था। स्कूल्स, बाजार और पब्लिक प्लेसेस पर उनका दबदबा था। उन्होंने 2008 में एक हुक्मनामा जारी किया कि लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती। उनके कहने पर लड़कियों के स्कूल्स बंद कर दिए गए थे और जो लोग इन हुक्मनामों का पालन नहीं करते थे, उन्हें सजाओं का सामना करना पड़ता था। तालिबान ने कई स्कूल्स को जलाया और बम धमाकों के जरिए खौफ और डर का माहौल पैदा किया। सवात के लोगों के लिए ये वक्त इंतहाई मुश्किल था। एक तरफ उन्हें अपनी और अपने घर वालों की जान की फिक्र थी और दूसरी तरफ वो अपने हकूक के लिए आवाज उठाना चाहते थे। मगर तालिबान के खिलाफ खड़े होने का मतलब अपनी जान खतरे में डालना था। इस माहौल में लोग अक्सर चुप रहते थे या तालिबान के खिलाफ बोलने से गुरेज करते थे।
لیکن ایک 11 سال کی لڑکی ملالہ یوسفزائی نے اس ماحول میں خوف کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ جب طالبان کے خلاف بات کرنا خودکشی کے برابر تھا، ملالہ نے BBC اردو کے لیے ایک سورینم گل مکائی کے ذریعے اپنے جذبات اور ایکسپیرینسز کو شیئر کرنا شروع کر دیا۔ اس بلاگ کے ذریعے اس نے سوات میں لڑکیوں کے سکولز بند ہونے اور طالبان کے ظلم کے بارے میں دنیا کو بتانا شروع کر دیا تھا۔ ملالہ کے بلاگز ایک طرف ان کے والد کے تعلیمی مشنز کو بڑھاتے تھے اور دوسری طرف وہ دنیا کے سامنے سوات کی اصل تصویر پیش کرتی تھی۔ سوات کا ماحول اس وقت طالبان کے دباؤ اور ظلم کا منظر بن چکا تھا۔ لوگوں کی زندگی طالبان کے حکم کے مطابق چل رہی تھی اور ان کے خلاف بولنے کا مطلب اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنا تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود ملالہ نے تعلیم کے لیے اپنی آواز کو بلند رکھا۔ اس نے دنیا کے سامنے طالبان کا وہ چہرہ پیش کیا جو وہ چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔ سوات کے ماحول نے ملالہ کے جذبات کو اور مضبوط بنایا۔ اس کا مشن صرف اپنے لیے نہیں تھا بلکہ ان سب لڑکیوں کے لیے تھا جو اپنے حقوق سے محروم تھی۔ یہی وہ وقت تھا جب ملالہ کا نام طالبان کے رڈار پر آیا اور انہوں نے اس چھوٹی سی لڑکی کو اپنے لیے ایک خطرہ سمجھنا شروع کر دیا۔ 9 اکتوبر 2012 کا دن ملالہ یوسفزائی کی زندگی کا سب سے ڈارک اور ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ اس دن کا منظر ملالہ اور سوات کے لوگوں کے لیے ہمیشہ کے لیے یادگار بن گیا۔ ملالہ اپنے دوستوں کے ساتھ اسکول سے گھر لوٹ رہی تھی۔ اسکول بس جو انہیں ان کے گاؤں تک روزانہ چھوڑنے جاتی ہے، سوات کے ایک چھوٹے سے راستے پہ چل رہی تھی۔ یہ دن باقی دنوں کی طرح عام لگ رہا تھا، لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ دن ایک منصوبہ عمل میں لانے کا تھا۔ اس وقت طالبان ملالہ کو ایک خطرہ سمجھنے لگے تھے۔ ملالہ کے BBC اردو بلاگ، انٹرویوز اور سپیچز نے اسے ایک سمبل آف ریزسٹنس بنا دیا۔ طالبان کے لیے ملالہ کا مشن ان کی ایجنڈا کے لیے خطرہ تھا۔ ملالہ کی تعلیم کے لیے کیمپین ان لوگوں کی زخم کی طرح تھا جو لڑکیوں کی تعلیمی حقوق کو دشمن سمجھتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اسے خاموش کرنے کے لیے فیصلہ کیا۔ بس اپنی منزل کی طرف جا رہی تھی جب ایک طالبان کا گن مین بس کو روکتے ہوئے اندر چڑھا۔ وہ صرف ایک سوال پوچھ رہا تھا، ملالہ کون ہے؟ ملالہ کے کلاس میٹس خوف اور کنفیوژن میں چپ رہے، مگر گن مین کے لیے ان کی خاموشی ایک مشکل نہیں تھی۔ اس نے ملالہ کو پہچان لیا اور بنا کسی دیر کے گولی چلا دی۔ گولی ملالہ کے سر پر لگی، پھر اس کے کندھے سے ہوتی ہوئے اس کے پاس بیٹھی 2 دوستوں کو بھی چھو گئی۔ بس میں ہر طرف خوف اور چیخوں کا ماحول تھا۔ ملالہ کو فوراً علاج کے لیے منگورا کے ایک لوکل ہاسپٹل کو لے جایا گیا، لیکن ان کی چوٹ اتنی گہری تھی کہ انہیں پشاور کے کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل ٹرانسفر کرنا پڑا۔ ڈاکٹرز کے لیے ملالہ کی زندگی بچانا ایک چیلنج ہو گیا تھا۔ گولی نے اس کے اسکل کا ایک حصہ ڈیمیج کر لیا تھا اور برین سویلنگ کی وجہ سے اس کی حالت کرٹیکل ہو گئی تھی۔ ڈاکٹرز نے ایمرجنسی سرجری شروع کی، لیکن ملالہ کی حالت دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسے اور ایڈوانس علاج کے لیے UK بھیجنا ہوگا۔ 15 اکتوبر 2012 کو ملالہ کو ایئر ایمبولینس کے ذریعے برمنگھم انگلینڈ کے کوئین ایلزابتھ ہاسپٹل ٹرانسفر کیا گیا۔ یہاں اس کا علاج دنیا کے بہترین ڈاکٹرز نے کیا۔ ملالہ کے ہیڈ انجریز کا ٹریٹمنٹ کرتے ہوئے ڈاکٹرز نے اس کا اسکل ریکنسٹرکٹ کیا اور اس کی سننے کی صلاحیت کو ریپیئر کرنے کے لیے کوہیلر امپلانٹ کیے گئے۔ یہ سب ہونے کے باوجود ملالہ کا زندہ رہنا ایک معجزہ تھا۔ ڈاکٹر سے مطابق اس کی جان بچنا اس کی ینگ باڈی اور ریزیلینس کی وجہ سے ہوا، لیکن صرف ملالہ کی فزیکل ریکوری کافی نہیں تھی۔ اس حملے کے بعد ملالہ کی زندگی صرف ایک شخصیت کی نہیں رہی بلکہ ایک مشن، ایک سمبل اور کاز کی بن گئی تھی۔ یہ حملہ صرف ملالہ کی زندگی کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ نہیں تھا بلکہ سوات اور پاکستان کے لیے ایک ویک اپ کال بن گیا تھا۔ ایک چھوٹی لڑکی کے خلاف اس قدر خطرناک ایکشن لینا طالبان کی ایجنڈا کی بروچالٹی کو ایکسپوز کرتا تھا۔ ملالہ کا کیس صرف پاکستان تک محدود نہیں تھا بلکہ پوری دنیا کی میڈیا اس انسیڈنٹ پر فوکس کرنے لگا، لیکن پاکستان کے اندر اس پر مختلف ری ایکشنز آئے جو اس سٹوری کے اگلے پہلو میں ایکسپلور کریں گے۔ ملالہ یوسفزائی کا طالبان کا نشان بننا صرف ایک حادثہ نہیں تھا بلکہ ایک سوچی سمجھی اسٹریٹجی کا حصہ تھا۔ طالبان نے ملالہ کو ایک خطرہ کیوں سمجھا؟ اس سوال کے جواب کو سمجھنے کے لیے ہمیں طالبان کے مائنڈ سیٹ اور ملالہ کے تعلیمی مشن پہ غور کرنا پڑے گا۔ 2007 کے بعد جب طالبان نے سوات پہ اپنی حکومت کا آغاز کیا، انہوں نے تعلیم
खास करके लड़कियों की तालीम को अपने एजेंडा के खिलाफ सबसे बड़ा खतरा करार दिया। तालीम उनके लिए एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट था जो उनकी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को चैलेंज करता था। तालिबान का ये मानना था कि तालीम लोगों के जहन में सवाल पैदा करती है, उन्हें सोचने में मजबूर करती है और आजादी के जज्बात को उभारती है। उनका सबसे बड़ा डर ये था कि अगर लड़कियां तालीम हासिल करेंगी तो वो सिर्फ अपने हुकूक के लिए नहीं बल्कि मुआशरे के आउटडेटेड नॉर्म्स के खिलाफ भी खड़ी हो सकती हैं। तालिबान का प्लान सिंपल था, लोगों के जहनों में खौफ पैदा करो और तालीम को खत्म करो। इस मिशन के दौरान उन्होंने स्वात के लगभग 400 स्कूल्स बंद कर दिए या जला दिए, जिसमें से 70% स्कूल्स लड़कियों के थे। लेकिन इसी वक्त मलाला की आवाज तालिबान के खिलाफ उठ रही थी। एक छोटी लड़की जो सिर्फ 11 साल की थी, बीबीसी उर्दू के लिए गुल मकाई की स्टूडेंट के साथ ब्लॉग्स लिख रही थी, जहां वो तालिबान के जुल्म और तालीम के बारे में अपने जज्बात को इजहार करती थी। मलाला के ब्लॉग्स ने दुनिया भर में अटेंशन ग्रैब की। वो सिर्फ एक तालिबे इल्म नहीं थी बल्कि स्वात के उन हजारों बच्चों की आवाज बन गई थी जो खुद नहीं बोल सकते थे। मलाला ने तालिबान के खिलाफ एक ऐसा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जो उनके लिए अंजाम तक पहुंचना मुश्किल था, इंटरनेशनल मीडिया। तालिबान के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि मलाला के जरिए स्वात की असली कहानी दुनिया के सामने आ रही थी। 2011 और 2012 तक मलाला के तालीमी मिशन को सिर्फ एक ब्लॉग तक महदूद नहीं रखा गया। उसने लोकल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से अपनी आवाज उठाना शुरू कर दी। उसने पाकिस्तान में टीवी इंटरव्यूज दिए जहां वो लड़कियों की तालीमी हुकूक की बात करती थी। मलाला के इस इनिशिएटिव को पाकिस्तान और दुनिया भर के एनजीओज और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस ने सपोर्ट देना शुरू कर दिया था। इस वक्त तक मलाला एक सिंपल स्कूल गोइंग लड़की से तालीम के लिए एडवोकेट बन चुकी थी। तालिबान के लिए मलाला एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस बन चुकी थी। एक छोटी सी लड़की का उनके खिलाफ खड़ा होना उनकी आइडियोलॉजी के लिए इंसल्ट था। उनका मकसद सिर्फ माशरे में खौफ पैदा करना था, लेकिन मलाला की आवाज ने उनके खिलाफ एक हिम्मत और जज्बा पैदा किया। यही वजह थी जो तालिबान ने मलाला को एक सिंबॉलिक टारगेट बनाया। उनका ये मानना था कि अगर वो मलाला को खामोश कर देंगे तो बाकी लोग भी डर कर चुप हो जाएंगे। तालिबान ने मलाला के तालीमी मिशन को अपने नैरेटिव के लिए एक खतरा समझा। वो ये नहीं चाहते थे कि एक लड़की उनकी एजेंडा को अंडरमाइन करे और माशरे के सामने उनकी वीकनेसेस को एक्सपोज करे। इसलिए उन्होंने मलाला को खामोश करने का फैसला किया ताकि वो अपने मैसेज को आगे ना बढ़ा सके। लेकिन उनका ये फैसला उल्टा साबित हुआ। मलाला पर हुई अग्रेशन ने न सिर्फ उसकी आवाज को और मजबूत किया बल्कि उसे एक ग्लोबल सिंबल बना दिया। तालिबान का प्लान था कि मलाला को खत्म करके लोगों के जहनों में खौफ और डर पैदा किया जाए, लेकिन मलाला का जिंदा रहना और उसकी आवाज और बुलंद होना उनके लिए एक फेलियर बन गया। मलाला के तालिबान के निशाने पर आना सिर्फ उसकी जाती कहानी नहीं थी बल्कि एक मजहबी एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव और एक तालीमी मिशन के दरमियान टकराव का नतीजा था। ये वो वक्त था जब मलाला एक सिंपल लड़की से इंटरनेशनल आइकन बन गई, लेकिन इस मकाम तक पहुंचने की कीमत बहुत ज्यादा थी। 9 अक्टूबर 2012 के हमले के बाद मलाला यूसुफज़ई की जिंदगी सिर्फ एक शख्सियत की जिंदगी कहानी नहीं रही बल्कि एक ग्लोबल मूवमेंट बन चुकी थी। उस पर होने वाले हमले ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में एक शॉक वेव भेज दिया था। इस इंसिडेंट के असरात सिर्फ मलाला की फिजिकल रिकवरी तक महदूद नहीं रहे। ये हमला एक माशरत, सियासी और ग्लोबल डिबेट का हिस्सा बन गया था। हमले के बाद मलाला की फिजिकल रिकवरी का सफर बहुत ही मुश्किल हो गया था। पेशावर और रावलपिंडी में इनिशियल ट्रीटमेंट के बाद उन्हें एडवांस केयर के लिए यूके भेजा गया। बर्मिंघम के क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने उनकी जान बचाने के लिए मल्टीपल सर्जरीज की। गोली जो उनके सर के अंदर तक गई थी उनका स्कल और ब्रेन सिवियरली डैमेज कर दिया था। इस चोट के बावजूद मलाला ने एक इनक्रेडिबल रेजिलियंस का मुजाहिरा किया और धीरे धीरे रिकवरी शुरू की। उनका फिजिकल रिकवरी का सफर उनके मिशन के जज्बात को और मजबूत कर गया। जब मलाला ने होश संभाला तो उनका पहला सवाल ये था, मेरा स्कूल और मेरी दोस्तें कैसी हैं? ये सवाल इस बात की निशानी था कि उनकी प्रायोरिटीज अब भी तालीम और उनके मिशन के इर्द गिर्द घूम रही हैं। मलाला पर होने वाले हमले के बाद पाकिस्तान में मुख्तलिफ रिएक्शंस आने लगे। एक तरफ वो लोग थे जो मलाला को हीरो के तौर पे देखते थे, एक लड़की जो तालीम के लिए खड़ी हो गई और गोली का सामना किया। दुनिया भर ने मलाला को एक सिंबल ऑफ करेज के तौर पे पेश किया और उनका नाम तालीम के लिए आवाज उठाने वाली बहुत बड़ी शख्सियत बन गई थी। पाकिस्तान में भी बहुत से लोग मलाला की हिम्मत और अज़्म की तारीफ करने लगे, लेकिन दूसरी तरफ
कुछ कंजर्वेटिव लोग और कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट इस इंसिडेंट को मुख्तलिफ नजरे से देख रहे थे। उनका कहना था कि मलाला को वेस्ट का एजेंट बनाया गया है जो पाकिस्तान की नेगेटिव इमेज दुनिया के सामने पेश कर रही है। सोशल मीडिया और पब्लिक डिस्कशंस में मलाला को तनकीद की गई और कुछ लोगों ने इस पूरे वाकये को स्टेज ड्रामा करार दिया। ये रिएक्शन सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एक्सट्रीमिस्ट सोच का नहीं था, बल्कि एक पोलराइज्ड सोसाइटी का असर था जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और वेस्टर्न इंटरवेंशन के हवाले से सेंसिटाइज्ड थी। हमले के बाद मलाला ने सिर्फ अपनी फिजिकल रिकवरी पे फोकस नहीं किया, बल्कि अपने मिशन को इंटरनेशनल स्टेज पर ले गई। 2013 में मलाला ने यूएन जनरल असेंबली में अपनी मशहूर स्पीच दी, जहां उन्होंने कहा, एक टीचर, एक किताब और एक कलम दुनिया को बदल सकती है। ये स्पीच मलाला की ग्लोबल जर्नी का आगाज था। इसके बाद उन्होंने मलाला फंड का आगाज किया जो दुनिया भर में लड़कियों की तालीम के लिए काम करता है। उन्होंने अफगानिस्तान, नाइजीरिया, सीरिया और अफ्रीका के मुख्तलिफ इलाकों में तालीम को प्रमोट करना शुरू किया। मलाला ने अपने मिशन को पर्सनल स्टोरी से हटाकर एक ग्लोबल कॉज बना दिया। 2014 में मलाला को नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया। ये उनका और उनके मिशन का सबसे बड़ा इंटरनेशनल रिकॉग्निशन था। मलाला, जो अब तक सिर्फ 17 साल की थी, दुनिया की सबसे छोटी नोबेल लॉरेट बन गई थी। नोबेल प्राइज की एक्सेप्टेंस स्पीच में उन्होंने कहा, ये अवार्ड सिर्फ मेरी जीत नहीं है, बल्कि हर उस लड़की की जीत है जो तालीम के लिए लड़ रही है। मलाला के सफर का पाकिस्तान में मुख्तलिफ असरात हुए। एक तरफ उसने तालीम के बारे में ग्लोबल कॉन्वर्सेशन शुरू की और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर पोलराइजेशन और बढ़ गई। तालीम के सपोर्टर्स के लिए मलाला एक मिसाल बन गई थी, लेकिन कुछ लोग अब भी उसकी मुखालिफत करते हैं। पाकिस्तान में लड़कियों की तालीम का मसला मलाला के बाद भी अपनी जगह बरकरार है, लेकिन उसने एक अवेयरनेस और डायलॉग जरूर पैदा किया है। मलाला का सफर अब भी जारी है। यूके में अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की। तालीम के लिए उनका पैशन अब भी मजबूत है। मलाला फंड के जरिए वो दुनिया के हर एक कोने में लड़कियों की तालीम के लिए काम कर रही हैं। मलाला का सफर एक मिसाल है कि कैसे एक इंडिविजुअल, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, दुनिया को बदलने की सलाहियत रखता है। हमले के बाद के असरात सिर्फ मलाला की जिंदगी तक महदूद नहीं रहे, उन्होंने पूरी दुनिया में एक तालीमी रेवोल्यूशन का आगाज किया। उनकी स्टोरी अब भी उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन है जो खौफ और जुल्म के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। मलाला पर होने वाले हमले के बाद उनकी शख्सियत सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कंट्रोवर्शियल बन गई थी। मलाला का नाम पूरी दुनिया में तालीम और इंसानी हकूक का एक सिंबल बन गया था, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उनके लिए जज्बात मुख्तलिफ और मजीद पोलराइज बन गए थे। एक तरफ मलाला के सपोर्टर्स उनको डॉटर ऑफ द नेशन कहलाते हैं, जबकि दूसरी तरफ उन्हें कुछ लोग एक वेस्टर्न एजेंट और कंट्रोवर्शियल फिगर समझते हैं। ये पोलराइजेशन सिर्फ मलाला तक महदूद नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर चलने वाली बड़े आइडियोलॉजिकल डिवाइड की निशानी है। पाकिस्तान में एक बड़ा तबका मलाला को हीरो के तौर पे देखता है। ये लोग उनकी हिम्मत और उनके जज्बे को अप्रिशिएट करते हैं। मलाला ने स्वात के खतरनाक माहौल में खुद को तालिबान के खिलाफ एक आवाज बनाई, जो लोगों के लिए एक मिसाल है। तालीम के सपोर्टर्स के लिए मलाला का मिशन उन लोगों के लिए उम्मीद का पैगाम है जो तालीम से महरूम है। मलाला के सपोर्टर्स का कहना है कि उन्होंने सिर्फ स्वात के मसाइल को हाईलाइट नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान की तालीमी कमजोरी और एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज के खिलाफ भी आवाज उठाई है। उनके नोबेल पीस प्राइज जीतने के बाद पाकिस्तान में कई तालीमी रिफॉर्म्स की बातें शुरू हो गई थी और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी पाकिस्तान में तालीम के मसाइल पर फोकस किया। मलाला के सपोर्टर्स के लिए वो एक ग्लोबल आइकन है जो पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज दुनिया के सामने ला रही हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मलाला के लिए एक मुख्तलिफ तबका भी है जो उनकी शख्सियत और मिशन को स्केप्टिज्म के नजरिए से देखता है। मुख्तलिफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और नरेटिव्स के जरिए मलाला की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज किया गया। मुखालिफिन का कहना है कि मलाला का मिशन एक वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है जिसका मकसद पाकिस्तान को दुनिया के सामने नेगेटिव लाइट में पेश करना है। कुछ लोग सिर्फ इस बात पे तनकीद करते हैं कि मलाला को सिर्फ इसलिए हीरो बनाया गया है क्योंकि उन्होंने तालिबान के खिलाफ बात की थी, जबकि पाकिस्तान में और भी बहुत से लोग हैं जो इससे ज्यादा हिम्मत और सैक्रिफाइस के साथ काम कर रहे हैं। ये मुखालिफिन अक्सर ये सवाल उठाते हैं कि मलाला को इतनी इंटरनेशनल फेम क्यों मिली, जबकि पाकिस्तान के अंदर एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज के खिलाफ काम करने वाले और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको इतनी पहचान नहीं मिली।
पाकिस्तान में पोलराइजेशन की एक बड़ी वजह कॉन्स्पिरेसी थियरीज भी हैं। सोशल मीडिया और पब्लिक फोरम्स पर मलाला के हमले को स्टेज ड्रामा करार देने वाले लोगों की कमी नहीं है। कुछ लोग ये भी समझते हैं कि मलाला पर अटैक सिर्फ इंटरनेशनल अटेंशन गेन करने के लिए भी प्लान किया गया था। ये लोग अक्सर ये बात करते हैं कि वेस्ट में रहना और इंटरनेशनल फेम एक प्रूफ है कि वो पाकिस्तान के दुश्मन के नैरेटिव को सपोर्ट कर रही है। कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट के लिए मलाला को इंटरनेशनली प्रमोट किया गया ताकि पाकिस्तान की एक्सट्रीमिस्ट इमेज को और ज्यादा हाईलाइट मिले। ये लोग ये भी कहते हैं कि मलाला का काम सिर्फ मीडिया कैंपेन्स तक महदूद है, जबकि ग्राउंड लेवल पे उनका असर इतना ज्यादा वाज़ेह नहीं है जितनी उनकी ग्लोबल रिकॉग्निशन है। मलाला के सपोर्टर्स और मुखालिफी के दरमियान पोलराइजेशन बढ़ने की एक और बड़ी वजह मीडिया है। पाकिस्तानी मीडिया पर मलाला की शख्सियत और मिशन पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और डिबेट्स हुई हैं। कुछ मीडिया आउटलेट्स ने मलाला को एक हीरो के तौर पर प्रमोट किया है, जबकि दूसरी तरफ कुछ प्लेटफॉर्म्स ने उनकी मुखालिफात में कॉन्स्पिरेसी थियरीज और स्केप्टिकल नैरेटिव्स को सपोर्ट किया है। CNN ने पाकिस्तान में कुछ लोगों से इंटरव्यू लिया ये जानने के लिए कि वो क्या सोचते हैं मलाला के बारे में। इस इंटरव्यू में लोगों ने ये बोला, I think Malala Yousafzai is a scam. She's just being used as a mode to promote education in Swat and in other Taliban invaded areas. The case of Malala Yousafzai, she's getting a lot of fame and I think it's more of a publicity stunt. Look at the other people impacted by bomb blasts, terrorism. Why is there so much feeling, compassion just for Malala? इस इंटरव्यू से ये मालूम चलता है कि पाकिस्तान में कुछ लोग मलाला को पसंद नहीं करते। सोशल मीडिया पर मलाला का नाम एक हॉट टॉपिक बन गया। जहां उनके सपोर्टर्स उन्हें तालीम का चैंपियन कहते हैं, वहीं उनके मुखालिफिन उनके खिलाफ मीम्स और नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। मीडिया के इस डिवाइडेड रोल ने पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर पोलराइजेशन को और बढ़ा दिया। मलाला ने अपनी मुखालिफात या क्रिटिसिज्म का जवाब कभी गुस्से या नफरत से नहीं दिया। उनका कहना है कि उनका मिशन किसी स्पेसिफिक ग्रुप या एजेंडा के खिलाफ नहीं बल्कि सिर्फ तालीम के लिए है। उन्होंने अपने क्रिटिसिज्म को अपने मिशन का हिस्सा बनाया और अपने एफर्ट्स को तालीम और इंसानी हकूक पर फोकस रखा। मलाला के लिए सबसे बड़ी जीत ये है कि उन्होंने दुनिया भर में लड़कियों की तालीम के लिए एक मूवमेंट शुरू की जो अब भी बढ़ रही है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ रिएक्शन के बावजूद उन्होंने अपने काम को पाकिस्तान से जुदा नहीं किया। उनका कहना है कि वो अपने वतन के लिए काम करना चाहती हैं और उनका मिशन दुनिया के हर कोने में तालीम को प्रमोट करना है। मलाला के सपोर्टर्स और मुखालिफी के दरमियान पोलराइजेशन सिर्फ उनकी शख्सियत तक महदूद नहीं रही बल्कि इसने पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर तालीम और मजहबी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज के दरमियान एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट को हाईलाइट किया। ये पोलराइजेशन इस बात का इजहार है कि पाकिस्तान अब भी एक डिवाइडेड सोसाइटी है, जहां एक तरफ तालीम और प्रोग्रेसिव वैल्यूज को सपोर्ट करते हैं और दूसरी तरफ एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज का दबाव। मलाला का सफर अब भी जारी है और उनका मिशन अब भी तालीम के लिए फोकस्ड है। मुखालिफ नजरियात के बावजूद मलाला का नाम एक ग्लोबल सिंबल बन चुका है जो पाकिस्तान के तालीमी मसाइल को दुनिया के सामने हाईलाइट करता है। पोलराइजेशन के बावजूद उनकी आवाज उन लड़कियों के लिए उम्मीद है जो अपने हकूक के लिए लड़ रही हैं। मलाला ने दुनिया भर में तालीम के लिए एक मिसाल बनाई है। उन्होंने एक इंडिविजुअल आवाज को ग्लोबल आवाज में बदल दिया जो उन लोगों के लिए उम्मीद बन गई है जो अपने हकूक के लिए लड़ रहे हैं। मलाला का असर सिर्फ उनका नोबेल पीस प्राइज तक महदूद नहीं है बल्कि उनका काम उन लड़कियों के लिए रेवोल्यूशन बन गया है जो तालीम से महरूम है। मलाला फंड के जरिए उन्होंने दुनिया के उन इलाकों में काम शुरू किया जहां लड़कियों के लिए तालीम एक सपना है। अफगानिस्तान, सीरिया, नाइजीरिया और अफ्रीका के मुख्तलिफ इलाकों में मलाला फंड ने तालीमी प्रोजेक्ट शुरू किए। ये प्रोजेक्ट्स न सिर्फ स्कूल्स बनाने पर फोकस करते हैं बल्कि लड़कियों को तालीम के लिए इंस्पायर करते हैं। मलाला के तालीमी रिफॉर्म्स का असर सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है बल्कि दुनिया भर के एजुकेशन सिस्टम पर असर हुआ है। मलाला के एफर्ट्स ने UN और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस को इस बात पर मजबूर किया कि वो लड़कियों की तालीम के लिए ज्यादा फंड्स एलोकेट करें। मलाला का असर सिर्फ एजुकेशन सेक्टर तक महदूद नहीं है, वो दुनिया भर की यूथ के लिए एक मिसाल बन गई हैं। उन्होंने दिखाया है कि एक छोटी सी आवाज भी दुनिया भर में तब्दीली ला सकती है। मलाला का ग्लोबल असर जितना पॉजिटिव हुआ उतना ही पाकिस्तान के अंदर उनका असर मुख्तलिफ नजरियात और डिबेट्स का हिस्सा बन गया। मलाला के केस ने पाकिस्तान में तालीम, खास करके लड़कियों की तालीम के बारे में अवेयरनेस बढ़ाई। स्वात जैसे इलाके में जो कभी तालिबान का घर था अब तालीम के लिए आवाज उठाई जा रही है। मलाला का मिशन पाकिस्तान में उन लोगों के लिए उम्मीद बन गया है जो तालीम के लिए रिसोर्सेज और सपोर्ट चाहते हैं। मलाला के मिशन के बाद पाकिस्तान में तालीम के सेक्टर्स पर फोकस बढ़ने लगा। पंजाब और सिंध में तालीमी रिफॉर्म्स के लिए इनिशिएटिव शुरू किए गए और खैबर पख्तूनख्वा में भी तालीमी पॉलिसीज को इम्प्रूव करने के लिए मेजर्स उठाए गए। हालांकि ये रिफॉर्म्स अभी मुकम्मल नहीं है, लेकिन मलाला का केस
एक कैटलिस्ट जरूर बन गया। पाकिस्तान में मलाला का नाम एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन गया है। एक तरफ लोग उन्हें हीरो मानते हैं और दूसरी तरफ उन्हें वेस्टर्न एजेंडा का हिस्सा समझते हैं। ये पोलराइजेशन मलाला के मिशन को कमजोर बनाता है, लेकिन ये भी साबित करता है कि वो एक ऐसे इशू को रिप्रेजेंट करती हैं जो पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। मलाला के मिशन के बावजूद पाकिस्तान में तालीम के मसाइल अब भी अपनी जगह हैं। पाकिस्तान में लड़कियों की तालीम अब भी एक बहुत बड़ा मसला है। यूनिसेफ के मुताबिक पाकिस्तान में लगभग 22.8 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, जिनमें से अक्सरियत लड़कियां हैं। मलाला के एफर्ट्स ने इस इश्यू पे फोकस बढ़ाया, लेकिन ये मसला अब भी हल नहीं हो सका। तालीम के हवाले से पाकिस्तान में अब भी मजहबी और माशराती रुकावटें हैं। तालिबान का असर स्वात और केपी के कुछ इलाकों में अब भी देखा जाता है, जहां लड़कियों के स्कूल जाने को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। मलाला के मिशन के बावजूद पाकिस्तानी गवर्नमेंट का तालीम पर फोकस अब भी मुकम्मल नहीं है। तालीम के लिए एलोकेटेड बजट अब भी जीडीपी का सिर्फ 2% है, जो तालीमी मसाइल को सॉल्व करने के लिए काफी नहीं है। मलाला का मिशन सिर्फ तालीम को प्रमोट करना नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए एक रोशनी बन गया। मलाला पाकिस्तानी यूथ के लिए एक मिसाल है। उन्होंने दिखाया कि अगर एक इंडिविजुअल अपने मिशन के लिए कमिटेड हो तो वो पूरे सिस्टम को चैलेंज कर सकता है। मलाला का सफर पाकिस्तान की नई जनरेशन के लिए एक मिसाल बन गया है। मलाला के थ्रू पाकिस्तान को इंटरनेशनल सपोर्ट और अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। मलाला फंड के जरिए पाकिस्तान के अंडर प्रिविलेज एरियाज में तालीम के लिए रिसोर्सेज मिल रही हैं, जो पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए उम्मीद का पैगाम है। मलाला का विजन हर उस शख्स के लिए है जो इंसानी हकूक, इक्वालिटी और पीस के लिए लड़ता है। उनका काम उनकी पर्सनल आइडियोलॉजी का इजहार है, जो फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजीज और सोशल इनइक्वालिटी के खिलाफ है। मलाला के लिए तालीम सिर्फ एक बेसिक ह्यूमन राइट नहीं, बल्कि वो इसे इंसानी आजादी और प्रोग्रेस का जरिया समझती हैं। उनके लिए तालीम वो टूल है जो लोगों को अपनी जिंदगी बेहतर बनाने, अपने हकूक को समझने और अपने मकासद के लिए लड़ने के लिए ताकत देती है। मलाला की आइडियोलॉजी में भी इस्लाम का एक खास किरदार है। वो अपने मिशन को इस्लाम के खास पैगाम से जोड़कर चलती है। मलाला का कहना है कि इस्लाम एक रिलीजन है जो तालीम और इंसानी हकूक को बहुत ज्यादा अहमियत देता है, और वो अपनी आवाज को इस्लाम की ट्रू टीचिंग्स के हवाले से रेज करती हैं। मलाला का कहना है कि इस्लाम में तालीम को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। वो बिलीव करती हैं कि इस्लाम हर इंसान को तालीम हासिल करने का हक देता है, चाहे वो मर्द हो या औरत। उनका मिशन इस्लाम के इस पैगाम को दुनिया के सामने लाना है, जिसमें लड़कियों को तालीम देना एक जरूरी फर्ज है। मलाला का चैलेंज ये है कि एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज ने इस्लाम का गलत इंटरप्रिटेशन दिया है। वो अपने काम के जरिए दुनिया को ये समझाने की कोशिश कर रही हैं कि इस्लाम और तालीम के बीच कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, और ये दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट हैं। मलाला यूसुफज़ई, एक लड़की जो अपने वतन में तालीम के लिए लड़ती थी, आज ग्लोबल सिंबल बन गई है। लेकिन क्या वो सच में अपने मिशन पर हैं, या फिर उनका सफर किसी और एजेंडा का हिस्सा है? क्या मलाला की सक्सेस सिर्फ उनकी ब्रेवरी की वजह से है, या फिर कुछ और है जो हम समझ नहीं पा रहे? मलाला एक ग्लोबल आइकन बन चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में उनकी तस्वीर काफी मिक्स्ड रिएक्शंस का शिकार है। उनका फोकस अब तालीम और इंसानी हकूक पर है, और वो अपने मलाला फंड के जरिए लड़कियों की तालीम को प्रमोट करती हैं। आज वो इंग्लैंड में अपनी फैमिली के साथ रहती हैं, जहां उन्होंने अपनी ब्रिटिश नेशनलिटी भी ले ली है। वो अपनी सोशल एक्टिविज्म और फिलैंथ्रोपी भी काम कर रही हैं, लेकिन उनका इमेज अब भी पाकिस्तान में कंट्रोवर्शियल है। पाकिस्तान में उनको एक तरफ हीरो माना जाता है और दूसरी तरफ वेस्टर्न पपेट। उनके क्रिटिक्स का कहना है कि उनका मिशन पाकिस्तान की नेगेटिव इमेज को दुनिया के सामने लेकर आना है, और उनका वेस्टर्न लाइफस्टाइल उनको पाकिस्तान से डिस्कनेक्टेड बना देता है। मलाला का पैलेस्टाइन के हवाले से स्टैंस भी काफी कंट्रोवर्शियल है। उन्होंने ओपनली कभी भी पैलेस्टाइन के लिए अपनी आवाज नहीं उठाई। ये उनके क्रिटिक्स के लिए हिपोक्रेसी का इल्जाम है। उनका कहना है कि वो अपनी पोजीशन को पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी के लिए इस्तेमाल करती है, लेकिन ये उनकी इमेज को पाकिस्तान में क्वेश्चनेबल बना देती है। मलाला पर होने वाले अटैक को लेकर पाकिस्तान में कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरीज भी हैं, जिसमें कहा जाता है कि ये अटैक एक स्टेज्ड इवेंट था ताकि उनकी ग्लोबल फेम और मिशन को हाईलाइट किया जाए। ये थियरीज उनके क्रिटिक्स की तरफ से आई हैं, जो उन्हें वेस्टर्न एजेंडा का हिस्सा समझते हैं। मलाला की कहानी को एक ग्लोबल स्टेज पर पहचाना गया, लेकिन पाकिस्तान में कई और लोग भी हैं जो तालीम के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा चुके हैं, लेकिन उन्हें कभी मलाला जैसी फेम नहीं मिली। पाकिस्तान के हर कोने में लड़के और लड़कियां तालीम और बेहतर मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिशों को मीडिया या दुनिया का ध्यान नहीं मिलता। ये उनके लिए एक इंस्पिरेशन का सबब भी हो सकता है, और एक ऐसी रियलिटी को दिखाता है जहां तालीम के लिए की जाने वाली कोशिशें अक्सर अंडर रिप्रेजेंटेड रहती हैं। मलाला का फ्यूचर तालीम और इंसानी हकूक
حقوق کے لیے کام کرتے ہوئے ان کی گلوبل انفلوئنس اور لوکل پرسپیکٹو کے بیچ ایک بیلنس بنانے کا ہوگا. ان کا مشن اب بھی کنٹروورشل ہے لیکن وہ اپنے کام سے دنیا کو انسپائر کر رہی ہیں. ان کی امیج پاکستان میں پولرائزڈ ہے اور ان کا سفر ایک کلچرل اور پولیٹیکل چیلنج کا حصہ بنا ہوا ہے. ملالہ کی کہانی صرف ان کی پرسنل بریوری کی نہیں ہے بلکہ ایک ایسی سوچ اور مشن کی ہے جو دنیا بھر میں لڑکیوں کے حق میں بڑھ رہی ہیں. لیکن اس سفر کے بیچ پاکستان میں کئی انسنگ ہیروز بھی ہیں جو اپنے کنٹری کی فیوچر جنریشن کے لیے اپنی کوششوں کو کنٹینیو کر رہے ہیں لیکن ان کو وہ ریکگنیشن نہیں ملی جو ملالہ کو ملی.